हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन कैंपस। आज का जो हमारा टाइटल है बच्चों, उसका टाइटल है अ ब्लिप। आपको पता है जो जीएसटी का कलेक्शन है हर मंथ होता है, गुड सर्विस टैक्स का सेंटर कलेक्ट करता है, फिर स्टेट में डिवाइड कर देता है, जैसे भी इनका है प्रोसेस। ठीक है, 3 तरह के जीएसटी होते हैं। वो जीएसटी में डिटेल में इतना नहीं जाते हैं, वो आप पढ़ लीजिएगा कभी किसी और टॉपिक में। जो भी ये टैक्स है, आपको पता है अप्रैल में कितना ज़्यादा हुआ था, कभी नहीं हुआ इतना 1.4 लाख करोड़ का। पर जून में वापस 10 महीनों में जितना नहीं हुआ सबसे कम आया जून में, यूँ समझो। लॉकडाउन भी है, जाहिर सी बात है, तो ये जून में कम आया। इसके आगे क्या इंप्लीकेशन रहने वाले हैं, इसी के ऊपर ही एडिटोरियल है। फाइनेंशियल है काफ़ी, वोकैबुलरी के वर्ड नोट करते चलिएगा। ठीक है, अच्छे से करेंगे, डिटेल में सीख लेंगे हम। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिए पहले सब्सक्राइब, ठीक है, ताकि आपका नोटिफिकेशन टाइम पर आ जाए। और आप वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं इफ़ यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। और यू कैन ऑल्सो डाउनलोड अवर ऐप वेयर यू कैन फाइंड द PDF ऑफ दिस एडिटोरियल। और आपको एक ग्रामर का कोर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हम सारे टॉपिक्स हैं, जिसका आप डेमो वगैरह हमारे इस यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में टॉपिक्स पढ़े हैं। नाउन हो गया, एडजेक्टिव्स हो गया, सारे प्लेलिस्ट है, वहाँ से डेमो ले सकते हैं, फिर ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ आपको डाउट की फैसिलिटी मिलती है। ठीक है, हर टॉपिक्स की, हर सब्जेक्ट की, कोई भी डाउट हो टेलीग्राम पे पूछिए, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। ठीक है बच्चों, एक तो ये चीज़ हो गई, क्योंकि डाउट मेन रहता है बच्चों का। लिंक डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ आपको सारे आपके हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सारे लिंक मिल जाएंगे। ऐप के अंदर ही जाइए, ठीक है, कर लीजिए डाउनलोड। करें स्टार्ट। चलो, अब ब्लिप। ब्लिप का मीनिंग लिख लो सबसे पहले। क्या होता है ब्लिप? एक टेम्परेरी चेंज होता है, जैसे कोई अच्छा चल रहा है, थोड़ा सा ख़राब हो गया बीच में। अब ब्लिप टेम्परेरी चेंज, सिंपल मीनिंग क्या है? टेम्परेरी चेंज। ऑन रेवेन्यू कलेक्शन ऑफ जीएसटी इन जून। किसके ऊपर है एडिटोरियल आज का? रेवेन्यू कलेक्शन हुआ है जो जीएसटी का जून में। चलिए, दिस ईयर्स रिस्ट्रिक्शंस, देखो दिस ईयर की रिस्ट्रिक्शंस बाय स्टेट्स हैव किसके लिए आया है? ये रहा नाउन। ठीक है, ये तो बाकी अपोस्ट्रोफ ऐसे ही, इसे नाउन नहीं मानते, तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है या फिर एडजेक्टिव होता है। दिस ईयर रिस्ट्रिक्शन बाय स्टेट्स हैव इन्फ्लिक्टेड लेस इकोनॉमिक कॉस्ट देन द 2020 लॉकडाउन। कह रहे हैं इस साल का जो रिस्ट्रिक्शंस हुई हैं, ठीक है, स्टेट्स ने, हैव इन्फ्लिक्टेड लेस इकोनॉमिक कॉस्ट देन द 2020 लॉकडाउन। इसने क्या किया है? इन्फ्लिक्ट। इन्फ्लिक्ट का मतलब होता है किसी को कोज समथिंग अनप्लीजेंट, किसी को कुछ गलत चीज़ें महसूस करने पे मजबूर कर देना, मतलब इम्पोज कह लो, थोपना। इन्फ्लिक्ट, कोज समथिंग अनप्लीजेंट टू हैपन। इन्फ्लिक्ट जब भी नेगेटिव सेंस में आएगा तो ये वर्ड यूज़ होगा, इम्पोज, थोपना, नेगेटिव सेंस में। तो कह रहे हैं इस ईयर का जो रिस्ट्रिक्शन है बाय स्टेट हैव इन्फ्लिक्टेड लेस इकोनॉमिक कॉस्ट, जो आर्थिक कॉस्ट आई है वो कम आई है एज कंपैरिजन टू 2020 लॉकडाउन में। ठीक है, इस बार इतना नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि 2020 में तो उन्होंने एकदम से लॉकडाउन कर दिया था, मोदी ने, बंद है भाई खेल चलो घर। ठीक है, इस बार ऐसा नहीं हुआ, एकदम से बंद नहीं किया, सारा लोगों को इन्फॉर्मेशन थी, तो लोग पहले से ही रेडी थे कि कैसे क्या करना है, कैसे संभालना है अपने बिजनेस को। पिछली बार तो एकदम से फ़ोन आया, टीवी पे आए, ख़त्म खेल, बंद करो भाई, कल से बाहर नहीं। तो ये कह रहे हैं इस बार कम कॉस्ट हुआ है। चलो, एंट्रिंग इट्स 5th ईयर, जीएसटी को 5 साल होने जा रहे हैं, 2016 में हुआ था लागू। इंडिया जीएसटी सिस्टम रिपोर्टेड अ ब्लिप इन रेवेन्यू कलेक्शन फॉर जून। तो ये कह रहे हैं इंडिया का जीएसटी सिस्टम है, इसने रिपोर्ट किया। वर्ब क्या है इसकी, सिस्टम की? ये रिपोर्ट। इसने रिपोर्ट किया है ब्लिप। ब्लिप का मतलब टेम्परेरी चेंज इन रेवेन्यू कलेक्शन फॉर जून। थोड़ा सा ब्लिप, टेम्परेरी चेंज, थोड़ा सा कम, मतलब ऐसी सिचुएशन तो थोड़ी ख़राब हो, टेम्परेरी हो, बस थोड़ी देर के लिए हो। ब्रेक करते हुए, पार्टिसिपल हैं सारे, ब्रेक करते हुए 8 मंथ स्ट्रीक ऑफ ओवर 1 लाख करोड़ इन टैक्स रिसीट। इसे रिसीट बोलोगे, ठीक है, रिसिप्ट नहीं है, रिसीट। ठीक है, क्या तोड़ते हुए? 8 मंथ की कॉन्टिन्यूस पीरियड को। स्ट्रीक का मतलब लिख लो, स्ट्रीक के कई मीनिंग होते हैं, जैसे मैं बोलूँ सेल्फी स्ट्रीक है उसमें, तो मतलब करेक्टरिस्टिक, एलिमेंट। एक स्ट्रीक का मतलब सिंपल लकीर, मार्क भी होता है, पर स्ट्रीक का यहाँ जो मतलब है ना, कोई चीज़ कंटिन्यू हो, कई मतलब एक कंटिन्यू सीरीज ऑफ इवेंट्स फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। कोई चीज़ 3-4 महीने से चल रही है तो उसे कहेंगे स्ट्रीक। तो ये कह रहे हैं ब्रेकिंग एन 8 मंथ की ये जो कंटिन्यूस पीरियड था, इसे तोड़ दिया जून ने, जो हमेशा 1 लाख करोड़ से ऊपर आ रहा था। जो टैक्स रिसीट थी, रिसीट का मतलब सिंपल जो रसीद थी, वो जो सिंपल जो रिसीव हुआ था, रिसीविंग कहते हैं जिसे, रिसीट का मतलब रिसीविंग, हमेशा 1 लाख करोड़ से ऊपर जा रहा था 8 महीनों से। ठीक है, पर अब क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है, जून में देखो कितना हुआ है, पूछ सकते हैं क्वेश्चन। जीएसटी रेवेन्यूज टैंक, ये वर्ब है, टैंक टू है। टैंक अगर नाउन होता तो आपको पता है टैंक क्या होता है, आर्मी में भी टैंक होते हैं, बियर की बोतल को भी टैंक बोल देते हैं कई बार। ठीक है, बट टैंक यहाँ वर्ब है, वर्ब का मीनिंग यहाँ पर है, टैंक का मतलब टू गो डाउन इन प्राइस या वैल्यू, कम हो जाना।
ठीक है, प्राइस में कम हो जाना। ये जो कह रहे हैं जीएसटी रेवेन्यू टैंक टू अ टैड लेस देन, टैड का मतलब लिख लो, टैड बड़ा अच्छा वर्ड है, नया वर्ड है ये। टैंक भी एक नया ही वर्ड था आपके लिए, अगर एज अ वर्ब की बात करूँ तो। टैंक का मतलब गो डाउन इन प्राइस लिख सकता था सिंपल गो डाउन, पर ये नए नए वर्ड दिखा रहा है आपको, ठीक है। जीएसटी रेवेन्यू टैंक, टैंक का मतलब प्राइस में कम हो जाना, टैड का मतलब लिटल बिट, स्लाइटली। तो कह रहे हैं टैंक टू ए लिटल बिट लेस देन 93,000 करोड़ लास्ट मंथ। तो ये कह रहे हैं जून में थोड़ा बहुत कम, 90 मतलब यूँ समझ लो 92,000 करोड़ से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो ये 93,000 से थोड़ा बहुत कम, इसमें ज़्यादा इतना कम हो गया। टैंक टू का मतलब जिसके प्राइस कम हो गए, गो डाउन हो गए, कितने कितने कम हो गए, लिटल बिट लेस देन 93,000 करोड़। टैड का मतलब लिख लिया, स्लाइट, लिटल बिट, टैड, ठीक है। इतना हुआ है भाई कलेक्शन लास्ट मंथ। द लोवेस्ट इन 10 मंथ्स, जो कह रहे हैं 10 महीनों में सबसे कम है। आफ्टर रिकॉर्ड, जब पहले आफ्टर के बाद वाली लाइन पहले होती है, जब रिकॉर्ड भी बन चुका है 1.41 लाख करोड़ अप्रैल में, मैंने कहा था ना अप्रैल में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट हुआ था 1.41 लाख करोड़, एंड रिलेटिवली टैपिड 1.0 लाख करोड़ इन मई। और रिलेटिवली क्यों कह रहे हैं, जून का है तो मई से रिलेशन करोगे ना, तो कह रहे हैं रिलेटिवली टैपिड 1.0 लाख करोड़ इन मई। टैपिड का मतलब क्या होता है, टैपिड का मतलब होता है ज़्यादा इंथ्यूजियाज्म ना होना, नॉट वेरी गुड, नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना, ज़्यादा कुछ अच्छा ना होना। तो कह रहे हैं रिलेटिवली टैपिड, ठीक ठाक है, मतलब ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है। 1.0 लाख करोड़ मई में हुआ था, ठीक है, उससे भी कम है मई से भी। जनरली द जून रेवेन्यू रिफ्लेक्ट्स, जो जून का रेवेन्यू होता है ना, वो क्या रिफ्लेक्ट करता है, क्या डिस्प्ले करता है, क्या एग्जिबिट करता है, क्या शो करता है, उन ट्रांजैक्शंस को शो करता है जो अकर्ड इन मई, जो मई में होती है। भाई लेन देन तो मई में ही होता है, खाना पीना, ट्रांजैक्शन, पैसे का लेन देन इधर उधर, फिर कलेक्शन जाके रेवेन्यू जाके जून में दिखता है, ठीक है। तो कह रहे हैं जो जून का रेवेन्यू रिफ्लेक्ट करता है कि ट्रांजैक्शन कितनी हुई है मई में, एक महीने पहले की ट्रांजैक्शन जून में दिखती है, ठीक है। आगे इतनी बात समझ। विद द सेकेंड वेव ऑफ द पेंडेमिक, विद द सेकेंड वेव ऑफ द पेंडेमिक इन फुल फ्लरिश, क्या बोल रहे हैं ये, विद द सेकेंड वेव ऑफ द पेंडेमिक इन फुल फ्लरिश एंड स्टेट्स इन्फोर्सिंग रिगरस रिस्ट्रिक्शंस। कह रहे हैं विद द सेकेंड वेव ऑफ द पेंडेमिक इन फुल फ्लरिश, जैसे कि हम देख रहे हैं सेकेंड वेव क्या है जो पेंडेमिक की फुल फ्लरिश में, एंड स्टेट्स इन्फोर्सिंग रिगरस रिस्ट्रिक्शन, रिगरस का मतलब होता है बड़ा ही स्ट्रिक्ट, सीवियर, डिटेल्ड, केयरफुल रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी सेकेंड वेव की पेंडेमिक। कह रहे हैं पूरी फ्लरिश में थी। फ्लरिश का मतलब क्या होता है, फ्लरिश, फलना फूलना, स्ट्रॉन्ग, हेल्थी, सक्सेसफुल, बहुत ज़्यादा, मतलब सेकेंड वेव की पेंडेमिक फुल स्ट्रेंथ में थी, ठीक है, स्ट्रॉन्ग थी। और स्टेट जो इन्फोर्स कर रहा था बड़ा रिगरस रिस्ट्रिक्शन, रिगरस का मतलब क्या होता है, रिगरस का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, सीवियर, डिटेल्ड, केयरफुल, कुछ भी कह सकते हैं, बड़े केयरफुल और सीवियर स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन लगे हुए थे ऑन मोस्ट एक्टिविटीज़ इन मई, लगभग सभी एक्टिविटीज़ जो भी मई में बिजनेस थे उन सब पर। द नंबर्स आर नॉट रियली सरप्राइजिंग, तो ये जो नंबर है ये एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं नंबर के लिए, ये नंबर है सरप्राइज में नहीं डाल रहे क्योंकि डूअर है ना, क्योंकि ये नंबर हैं आर नॉट रियली सरप्राइजिंग, ये इतना सरप्राइज में नहीं डाल रहे क्योंकि पेंडेमिक था, सब बंद था, ठीक ठाक है, चलो फिर भी। हाउएवर, हालांकि एज मई जीएसटी कॉम्प्लायंस डेट्स फॉर स्मॉलर टैक्स पेयर्स, अगर बात करें मई की जीएसटी कॉम्प्लायंस, कॉम्प्लायंस का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लायंस का मतलब मानना, ओबे करना कोई रूल, ओबीडियंस, ओबेयंस, कॉन्फॉर्म, CONFORM, कि भाई ये डेट्स उन डेट्स को कहते हैं कि इस डेट तक अपना सारा फिल कर लो टैक्स वगैरह। तो कह रहे हैं एज मई जीएसटी कॉम्प्लायंस डेट्स फॉर स्मॉलर टैक्स पेयर, छोटे मोटे जो टैक्स पे करते हैं, छोटे मोटे बिजनेसमैन, वर एक्सटेंडेड टिल अर्ली जुलाई, वर एक्सटेंडेड, उसे बढ़ा दिया गया था जुलाई के शुरुआत तक। तो सम ऑफ हिज दिस रेवेन्यू ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स अप्रैल सेल, तो कह रहे हैं सम ऑफ दिस रेवेन्यू ऑल्सो रिफ्लेक्ट अप्रैल सेल, ठीक है। तो कह रहे हैं जैसे आप यूँ समझो मई की जो टैक्स, मई को टैक्स वगैरह जो पे करना था उसे जुलाई तक बढ़ा दिया गया, तो इसके मई को जो टैक्स पे करना होता है वो मतलब अप्रैल का जो खर्चा हुआ, अप्रैल में लोग लेन देन करें उसी का रेवेन्यू मई में शो होगा, पर मई का तो इन्होंने कह दिया आप जुलाई में तक दे सकते हो। तो ये कह रहे हैं जो भी ये रेवेन्यू इकट्ठा हुआ है जून में, ये थोड़ा बहुत अप्रैल की सेल भी दिखाता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये मई का ही जो टैक्स था ना वो जुलाई तक लोगों को शिफ्ट कर दिया गया है, तो वो अब जाके भर रहे हैं, जून वगैरह में जाके भर रहे हैं रेवेन्यू। तो कह रहे हैं ये क्या कहते हैं, अप्रैल की सेल भी थोड़ी बहुत दिखा देता है, ठीक है, क्योंकि ये मई का ही चल रहा है अभी तक। दस द एक्चुअल जीएसटी इनकम
इसीलिए जो एक्चुअल जीएसटी की इनकम है वो क्या है, एक्चुअल जून की, क्योंकि ये तो अप्रैल की सेल, मतलब अप्रैल तक घिसट रहा है ये सारा मामला। अप्रैल की सेल का जीएसटी जो भी टैक्स है, क्योंकि थोड़ी डेट आगे एक्सटेंड कर देगी, थोड़ा अप्रैल का ही शो हो रहा है सेल वगैरह, पर एक्चुअल में तो फिर जून में और ज़्यादा कम हो गया, क्योंकि तो अप्रैल का माल है उसका जीएसटी दिख रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है, क्योंकि डेट एक्सटेंड की है स्मॉलर टैक्स पेयर की। फिर तो जो ग्रोस जीएसटी है ना जून का, वो तो फिर कम ही होगा, ठीक है। एक्चुअल में ये तो अप्रैल का हुआ, क्योंकि डेट आगे बढ़ा दी गई है, तो जो अगर कुल मिला के देखा है तो जून का इससे भी कम ही आया होगा अगर एग्जैक्ट देखें तो यही लिख रखा है यहाँ पे, दस द एक्चुअल जीएसटी इनकम एट्रीब्यूटेबल टू माई इकोनॉमिक एक्टिविटी वुड बी लोअर देन, कम होगा जून ग्रोस जीएसटी की थी। वही बात है, कह रहे हैं अगर एक्चुअल जीएसटी इनकम की बात करें एट्रीब्यूटेबल टू का मतलब क्या होता है, कॉस्ड बाय, कारण, जो मैंने अभी बताया था ना, अगर जिस मंथ रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है तो उसके पिछले महीने की इकोनॉमी एक्टिविटी के कारण होता है, ठीक है, एक महीना पहले की, क्योंकि खर्चा तब करते हैं फिर इकट्ठा अगले महीने होता है, ये इसलिए बोल रहे हैं, ठीक है। एट्रीब्यूटेबल टू का मतलब होता है कॉस्ट बाय, जैसे मैं बोलूँ हिज हेल्थ आर एट्रीब्यूटेबल टू डेली एक्सरसाइज, उसकी हेल्थ का रीज़न क्या है, कॉस्ट बाय डेली एक्सरसाइज, डेली एक्सरसाइज करता है इसलिए एट्रीब्यूटेबल टू रीज़न होना, किसी चीज़ का जिम्मेदार होना। तो कह रहे हैं जो एक्चुअल जीएसटी इनकम है जून की, जो कि कॉस्ट बाय मई इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो मई में खर्चा करते हैं लोग उसके कारण है, वुड बी लोअर देन जून ग्रोस जीएसटी की टी, वो कमी होगी जून की ग्रोस जीएसटी की टी से, जून की कंप्लीट, ग्रोस का मतलब टोटल जीएसटी, किटी का मतलब क्या होता है, किटी का मतलब होता है बिल्ली भी होता है, पर यहाँ किटी का मतलब होता है एक मनी कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट एरिया, जो अलग अलग जगहों से पैसा कलेक्ट होता है, पूरा एक तरह से बन गया, इनका गुल्लक सी बन गई और इसमें पैसा इकट्ठा हो गया अलग अलग जगह से। तो कह रहे हैं एक्चुअल जीएसटी जो मई की इकोनॉमिक एक्टिविटी के कारण होता है एट्रीब्यूटेबल टू कॉस्ट बाय, ठीक है। तो कह रहे हैं वुड बी, जैसे मैं कहूँ विराट कोहली गिव्स सक्सेस एट्रीब्यूटेबल टू हार्ड वर्क, कॉस्ट बाय हार्ड वर्क, ये कई बार वर्ड आता है, एट्रीब्यूटेबल के साथ टू प्रीपोजिशन यूज़ किया करो, इंपॉर्टेंट है ये काफ़ी, ठीक है। वुड बी लोअर देन जून ग्रोस जीएसटी की टी, तो ये कह रहे हैं ये एक्चुअल जीएसटी की जो इनकम है ना वो कमी है, असली में जो दिखा रहे हैं 93,000 उससे भी कम है, ठीक है, एक्चुअल में तो कम है, लोअर देन जून ग्रोस जीएसटी, ये जो ग्रोस दिखा रहे हैं ना तो पूरी जून की 93,000, पर इसमें तो अप्रैल वगैरह का भी हाथ है, अप्रैल वालों का भी, बस सिंपल इतना मतलब है, क्योंकि डेट एक्सटेंड कर दी गई थी तो लोग अब जाके भर रहे हैं। दिस इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन द जनरेशन ऑफ ई वे बिल्स, ये और ज़्यादा किस में रिफ्लेक्ट हो रहा है, जनरेशन ऑफ ई वे बिल्स में भी साफ साफ दिख रहा है। ई वे बिल्स क्या होते हैं, ई वे बिल्स बताता हूँ मैं क्या होते हैं, एक परमिट होता है, परमिट स्लिप होती है नीडेड फॉर, अगर आपको इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट गुड्स को कोई भी अपने स्टेट में माल बेचना है या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल बेचना है, अगर वो 50,000 से ज़्यादा का है तो आपको ई वे बिल चाहिए, 50,000 का ज़्यादा का है तो, ठीक है, उसमें डिटेल होनी चाहिए किसको माल जाएगा, कंसाइनर कौन है, कंसाइनर मतलब सप्लाई कौन कर रहा है, ट्रांसपोर्ट करने वाला कौन है, वो एक बिल की पर्ची होती है, ठीक है, इधर से उधर परमिट के लिए चाहिए होती है। तो कह रहे हैं रिफ्लेक्ट कर रहा है जनरेशन ऑफ ई विल में विच फेल बाय शार्प 30% इन मई, जो 30% तक गिर गए, शार्प मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग, स्टीप, वेरी बिग, मतलब कह रहे हैं बड़े 30% मई में गिर गए एज पर कंपेयर टू अप्रैल, अप्रैल का कंपैरिजन करें तो उसके मुकाबले 30% तक गिर गए हैं। तो ये कह रहे हैं देखो ई वे बिल कितनी ज़्यादा गिर गए हैं मई में, वाइल द सिक्वेंशियल डिक्लाइन, अगर उसी टाइम पे सिक्वेंशियल का मतलब होता है फॉलोइंग, कोई बात हुई उसके बाद कोई और बात होगी, पर जो ई वे बिल कम है तो फिर रेवेन्यू तो कम होना ही है, जब ई वे बिल की स्लिप ही कम आ रही है। तो कह रहे हैं और सिक्वेंशियल डिक्लाइन, जो फॉलोइंग डिक्लाइन हुआ है रेवेन्यू में, वाज नॉट एज स्टीप, पर जो रेवेन्यू था वो उतना स्टीप नहीं है। स्टीप का मतलब ऐसे, ये ऐसे माउंटेन है, ऐसे स्टीप चढ़ाई है, इसमें बड़ा चढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना ऐसे तो, ठीक है। स्टीप का मतलब होता है फॉलिंग क्विकली या राइजिंग क्विकली, बहुत तेज़ी से गिरना या उगना। उसी तरह कह रहे हैं स्लिप तो इतनी कम है मई में, पर रेवेन्यू इतना कम नहीं हुआ, रेवेन्यू उतना ही है। इसका मतलब सिंपल दिखा रहे हैं कि अप्रैल वालों का ही चल रहा है अभी तक, अप्रैल में बहुत ज़्यादा लोगों ने खर्चा किया, वही कह रहे हैं कि ई वे बिल तो कम जनरेट हुए हैं, बल्कि रेवेन्यू उतना स्टीप, रेवेन्यू कलेक्शन उतना ज़्यादा स्टीप नहीं है, उतना ज़्यादा नहीं गिरा है, ठीक है, जितनी ई वे स्लिप गिरी है, बस इतना मतलब है। विद केस लोड डिक्लाइनिंग ओवर जून, केस लोड डिक्लाइनिंग ओवर जून का मतलब क्या है, केस लोड मतलब केस, कितने केस आ रहे हैं कोरोना के, डिक्लाइनिंग केस लोड का डिक्लाइन होना जून से ओवर जून एंड पार्टिसिपल है केस लोड के लिए, एंड रिस्ट्रिक्शंस बीइंग पुल्ड बैक, पुल बैक का मतलब ग्रेजुअली पीछे की विड्रॉल कर लेना, पीछे खींच लेना,
ठीक है। रिस्ट्रिक्शन को बीइंग पुल्ड बैक क्यों आया, पैसिव क्यों आया बीइंग पुल्ड, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन को खींचा गया, रिस्ट्रिक्शन नहीं किसी को पीछे खींच रही, रिस्ट्रिक्शंस को हटाया गया। पुल्ड बैक ग्रेजुअली, रिस्ट्रिक्शंस क्या हो रही हैं, बीइंग पुल्ड बैक, धीरे धीरे उनको हटा दिया गया, केस भी कम आने लग गए जून में, ठीक है। रेवेन्यू शुड पिकअप नेक्स्ट मंथ विद 5.5 करोड़ ई वे बिल जनरेटेड इन जून फ्रॉम 3.99 करोड़ इन मई। क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं केस लोड जैसे जैसे कम हो गए जून में, रिस्ट्रिक्शन भी हटा ली गई, तो कह रहे हैं रेवेन्यू शुड पिकअप नेक्स्ट मंथ, तो रेवेन्यू को क्या होना चाहिए, पिकअप होना चाहिए नेक्स्ट मंथ विद 5.5 करोड़ ई वे बिल जनरेटेड इन जून, क्योंकि फ्रॉम 3.99 करोड़ इन मई में इतने ई वे बिल थे और अब जून में इतने ई वे बिल आए हैं, तो रेवेन्यू को शुड पिकअप, रेवेन्यू जून में आएगा ना, ये तो खर्चा दिखाया है मई में, और कहा है ना 1 महीने बाद रेवेन्यू जनरेट होता है, तो रेवेन्यू को अगले महीने जुलाई की बात कर रहे हैं, पिकअप होना चाहिए रेवेन्यू अगले महीने, मतलब इस जुलाई में ज़्यादा ही आएगा, ठीक है। मई में कितनी थी, 3.9 करोड़ थी, तो अब रेवेन्यू कितना इकट्ठा हुआ, 93,93,000 करोड़ कुछ हुआ, पर जून में इतने ई वे बिल जनरेट हुए हैं, इतनी रसीदें निकली हैं, ठीक है, तो अब जुलाई में जाके जो रेवेन्यू होगा वो ज़्यादा ही आएगा, शुड पिकअप, सिंपल इस लाइन का ये मतलब हो गया, ठीक है। डिस्पाइट द स्लो डाउन इन मई जून, कह रहे हैं किसके बावजूद, डिस्पाइट का मतलब के बावजूद, इंस्पाइट ऑफ भी लिख सकते हो, यहाँ प्रीपोजिशन होती हैं ये, स्लो डाउन होने के बावजूद मई जून में, ठीक है। जीएसटी कलेक्शन इन द Q1 ऑफ 2021 to 22 अप्रैल, जीएसटी कलेक्शन जो Q1 है, Q1 कौन सा 21-22 का, अप्रैल से लेकर जून तक का एक क्वार्टर खत्म, 3 महीने का होता है, मार्च में तो फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, अप्रैल मई जून का, कह रहे हैं अगर स्लो डाउन हुआ है मान लिया मई जून में, फिर भी जीएसटी कलेक्शन की बात करें Q1 की 21-22 की, हैव बिन हेल्दियर देन प्री पेंडेमिक लेवल्स, फिर भी ये प्री पेंडेमिक, जब पेंडेमिक था ही नहीं, 2019 की बात कर रहे हैं, उससे मुकाबले तो फिर भी हेल्दियर है, ठीक है। कन्फर्मिंग डैट, ये कन्फर्म करते हुए पार्टिसिपल हैं ये, डैट दिस ईयर, जो भी कंटिन्यूटी में चले ना लाइन वो पार्टिसिपल है, कोमा लगा के, कन्फर्मिंग डैट दिस ईयर रिस्ट्रिक्शंस, ये कन्फर्म करते हुए कि इस साल की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो ड्राइवन बाय स्टेट्स, ड्राइवन बाय का मतलब है कंट्रोल्ड बाय स्टेट्स या कोस्ड बाय स्टेट्स, जो स्टेट्स ने की है, हैव इन्फ्लिक्टेड, ये बात कन्फर्म करता है, ठीक है, जो जीएसटी कलेक्शन ये बात कंफर्म करता है, इस साल की रिस्ट्रिक्शन जो स्टेट्स ने लगाई हैं, ड्राइवन बाय स्टेट्स, कंट्रोल्ड बाय से, हैव इन्फ्लिक्टेड, इन्फ्लिक्टेड का मतलब वही थोपना, कुछ अनप्लीजेंट चीज, इम्पोज, हैव इन्फ्लिक्टेड लेस इकोनॉमिक कॉस्ट देन द नेशनल लॉकडाउन, इसने कम इकोनॉमिक कॉस्ट थोपी है इस देश पर, स्टेट्स ने जो लॉकडाउन लगाए हैं, किसके मुकाबले, नेशनल लॉकडाउन एट अ फ्यू आवर्स नोटिस इन 2020, जो नेशनल लॉकडाउन लगाया गया था बिल्कुल ही थोड़े से घंटों के नोटिस पे, थोड़े से घंटों के नोटिस पे इन 2020। अगर आवर्स को नाउन लेते हो तो अपोस्ट्रो एस लगाओ, अगर एडजेक्टिव की तरह लेना है तो एस हटा दो, फ्यू आवर नोटिस बोल दो, ठीक है। नाउन है तो अपोस्ट्रो एस लगाओ, क्योंकि 2 नाउन साथ नहीं आ सकते, ठीक है। तो ये हो गया फ्यू आवर के नोटिस 2020 में जो भी था इन्होंने बता दिया, इसके कंपैरिजन में कम हुआ है, क्योंकि पिछली बार तो थोड़े से घंटे के नोटिस पे कह दिया था बंद कर रहे हैं देश को। वाइल द सेकेंड वेव सेटबैक, सेटबैक का मतलब प्रॉब्लम, डिफिकल्टी, कह रहे हैं वाइल द सेकेंड वेव सेटबैक हैव शेकन अप बिजनेस, शेकन अप का मतलब क्या होता है, हिला देना भी होता है, शेकन अप का मतलब सिंपल शेक, शुक, शेकन, सेकंड फॉर्म क्या होती है, शुक, और ये थर्ड फॉर्म क्यों है, हैव के बाद आई हुई है। कह रहे हैं वाइल द सेकंड वेव की ये जो प्रॉब्लम है, सेटबैक्स हैं, हैव शेकन अप बिजनेस, शेकन अप का मतलब है एजिटेट करना, डिस्टर्ब कर देना, अपसेट कर देना बिजनेस को, कंज्यूमर के सेंटीमेंट को, ठीक है। ये हो गया, वाइल द सेकंड वेव ने ये सब कर दिया। एवरेज मंथली रेवेन्यू ऑफ ओवर 1 लाख करोड़, फिर भी अगर एवरेज मंथली रेवेन्यू की बात करें जो 1 लाख से ऊपर ही पड़ता है, किसका, सेकंड वेव सेटबैक, एवरेज मंथली रेवेन्यू का मतलब है जो भी अप्रैल मई जून इस क्वार्टर का आया है, 1 लाख से तो ऊपर का ही आ गया होगा। मान लिया जून में कम है, बाकी अप्रैल और मई में तो बहुत अच्छा रहा है, 1.4 लाख, 1.2 लाख, तो ये कह रहे हैं एवरेज कितनी आ गई इन 3 मंथ की, 1 लाख करोड़ आ गई, ठीक है। वाइल इसने तो बिजनेस को कर ही दिया खराब, कह रहे हैं while the second wave setback have shaken up average monthly revenue of over 1 lakh crore which finance minister Nirmala Sitharaman had termed the new normal for GST could perhaps, तो कह रहे हैं जबकि सेकंड वेव ने तो ये खराब कर दिए बिजनेस, फिर भी ये जो एवरेज मंथली रेवेन्यू आ रहा है 1 लाख से ऊपर का, जिसे फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन हैज टर्म, ये सीतारमन जी के लिए क्या है, हैज टर्म, उन्होंने क्या बुलाया, इसे न्यू नॉर्मल का नाम दिया, नॉर्मल नया नॉर्मल है, ठीक है, फॉर जीएसटी। तो ये क्या हो सकता है, न्यू नॉर्मल फॉर जीएसटी कुड परहैप्स एवरेज मंथली रेवेन्यूज ऑफ ओवर, ये रेवेन्यू के लिए आया है, कुड परहैप्स, ठीक है, यही है वर्ब, कुड के लिए कौन सी है वर्ब है देख लो, सेव सेट ये ऑब्जेक्ट है, यही है एवरेज मंथली रेवेन्यू, बाकी सब प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन,
ठीक है, कुड किसके लिए, रेवेन्यू के लिए। तो कह रहे हैं एवरेज मंथली रेवेन्यू ऑफ ओवर 1 लाख करोड़ विच फाइनेंस मिनिस्टर हैड टर्म द न्यू नॉर्म ऑफ जीएसटी कुड परहैप्स, शायद कुड V1 के लिए किसके लिए आता है, पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूचर, कुड परहैप्स सस्टेन थ्रू द ईयर, ये शायद पूरा साल बना रहेगा, कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये सस्टेन का मतलब है कंटिन्यू रहना। इफ देयर इज, अगर नो ड्रामेटिक रिसर्जेंस ऑफ द पेंडेमिक, अगर ड्रामेटिक रिसर्जेंस का मतलब रिवाइवल, ड्रामेटिक का मतलब सडन अनएक्सपेक्टेड चेंज हो जाए एकदम से ज़्यादा ही, ड्रामेटिक रिसर्जेंस रिवाइवल, कल भी एक वर्ड करा था हमने, रिससिटेट, RESUSCITATE, रिससिटेट, रिवाइवल, ठीक है, ब्रिंग बैक टू ओरिजिनल कंडीशन, ग्रो, आगे इतनी बात समझ, फिर से क्या ना हो जाए, रिवाइवल ना हो जाए पेंडेमिक का, अगर तो ये सब ठीक ही रहेगा पूरा साल, ठीक है, सस्टेन कर सकता है ये। इफ देर इज नो ड्रामेटिक रिसर्जेंस ऑफ द पेंडेमिक एंड वैक्सीनेशन आर रैम्प्ड अप एज प्रोमिस्ड, और वैक्सीनेशन आर रैम्प्ड अप, रैम्प अप का मतलब क्या होता है, प्रोग्रेस, बिल्ड अप, वर्कअप, इंक्रीज द लेवल ऑफ समथिंग, अगर वैक्सीनेशन ये होती रहे, क्या होती रहे, जैसी प्रोमिस की गई है सबको वैक्सीन मिलती रहे। दिस शुड गिव सम फिजिकल ब्रीदिंग रूम फॉर द सेंटर एंड स्टेट्स, दिस शुड गिव, ये चीज़ देनी चाहिए सब फिजिकल ब्रीदिंग रूम, फिजिकल फाइनेंशियल सांस लेना, रूम का मतलब स्पेस, एक स्पेस मिल गया इनको, राहत की बात है सेंटर और स्टेट्स के लिए, ठीक है ये चीज़। बट नीदर कैन अफोर्ड टू सिट बैक, पर दोनों में से कोई भी रिलैक्स होकर नहीं बैठ सकता। सिट बैक का मतलब अपना पीठ लगाई पीछे बैठ गए, रिलैक्स, वेट फॉर समथिंग टू हैपन विदाउट एफर्ट, कोई एफर्ट नहीं करा, रिलैक्स होकर बैठ गए, ये अफोर्ड नहीं कर सकते, दोनों के दोनों काम करना पड़ेगा अब भी। स्ट्रक्चरल करेक्शंस इन द जीएसटी रिजाइन, स्ट्रक्चरल करेक्शन के लिए भी वर्ब नहीं है, ये देखते रहना, स्ट्रक्चरल करेक्शन इन द जीएसटी रिजाइन एंड द इंक्लूड, स्ट्रक्चरल करेक्शन मतलब जीएसटी में कुछ करेक्शन करनी पड़ेगी, इसमें स्टेट को घाटा होता है, पहले जो टैक्स थे स्टेट को फ़ायदा होता था, वो अपना वैट वगैरह लगाता था, ठीक है, सामान पे, अब नहीं होता, जो प्रोड्यूस करता है उनको नहीं मिलता, जो जहाँ बिकता है उनको मिलता है, कुछ स्ट्रक्चरल करेक्शन करने की जरूरत है। एंड द इंक्लूजन ऑफ पेट्रोलियम एंड इलेक्ट्रिसिटी, और कई बार एसबीआई के जो फाइनेंशियल लोग हैं उन्होंने सलाह दी है पेट्रोल को जीएसटी के अंदर ले आओ ताकि पेट्रोल की कीमतें कम हो जाएं, और द इंक्लूजन ऑफ पेट्रोलियम एंड इलेक्ट्रिसिटी जीएसटी के अंडर मे टेक, इन दोनों के लिए आ गया, इन दोनों लाइनों के लिए स्ट्रक्चरल करेक्शन और इंक्लूजन, मे टेक, मे इसके लिए आ गया, इन दोनों के लिए मे टेक लॉन्गर, मॉडल के लिए तो कोई दी नहीं माननी है, सिंगुलर और प्लूरल में ही लगेगा, मे टेक लॉन्गर, तो ये इसमें टाइम लग सकता है, इसकी स्ट्रक्चरल करेक्शन होने में, जीएसटी का ये जो रेजाइम है, ये जो रूल है, ठीक है, और पेट्रोलियम और इलेक्ट्रिसिटी को इनके अंदर डालना है, ठीक है, तो क्योंकि ये जीएसटी से बाहर है, इनमें जीएसटी नहीं लगता है, इनमें टाइम लग सकता है, बट देयर इज़ इनफ, पर अभी भी काफ़ी है, डैट नीड्स, इनफ के लिए क्या आ गया, डैट नीड्स इमीडिएट अटेंशन, वैसे बट देयर इज़ इनफ डैट नीड्स इमीडिएट अटेंशन, वैसे इनफ एक तो एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब होता है, नाउन की तरह काम कर रहे हैं यहाँ। देयर इज़ इनफ डैट नीड्स इमीडिएट अटेंशन, जिसे ज़रूरत है इमीडिएट कोई भी कदम लेने की, अभी भी लेना है, चलो इसमें तो टाइम लग जाएगा, जल्दी से कोई ना कोई इमीडिएट अटेंशन की जरूरत है। इंडस्ट्री हैज़ शोड टेम्परेरी रेट कट्स, इंडस्ट्री क्या चाह रही है, शोड का मतलब कुछ चाहना, वॉन्ट, डिज़ायर, वॉन्ट टू अचीव समथिंग, टेम्परेरी रेट कट्स कर दिए जाएँ उन सम सेक्टर्स पे, टू स्पर डिमांड, स्पर का मतलब होता है स्टिमुलेट, इनकरेज, ताकि डिमांड बढ़ सके, कुछ रेट कट करोगे तो डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है, तो ये चाह रही है कुछ इंडस्ट्री रेट कट हो जाए और थोड़ा प्राइस कम हो जाए तो डिमांड बढ़ जाए। इट इज़ प्लॉसिबल, प्लॉसिबल का मतलब प्रैक्टिकल है, रीजनेबल है, बिलीव किया जा सकता है। इट इज़ प्लॉसिबल डेट अ वॉल्यूम पिकअप, अगर वॉल्यूम पिकअप कुड मेकअप, मेकअप का मतलब हर जाना भर देना, कुड मेकअप फॉर रिजल्टेंट रेवेन्यू लॉसेस, कह रहे हैं मेकअप का मतलब सिंपल है, कुड मेकअप, मेकअप का मतलब है इसका मतलब इक्वल कर देगा, मतलब सिंपल है, जो भी इसका नुकसान होगा उसकी भरपाई हो जाएगी। कह रहे हैं इट इज़ प्लॉसिबल, ये प्रैक्टिकल है, ये बिल्कुल ही रीजनेबल बात है, अगर वॉल्यूम बढ़ जाती है तो रिजल्टेड जो रेवेन्यू लॉसेस है उसका भरपाई हो जाएगी, ठीक है, इक्वल हो जाएगा अगर वॉल्यूम बढ़ जाती है। अगर भैया अगर आपने मान लो रेट कम कर दिया, टैक्स कम कर दिया और लोगों ने ज़्यादा माल खरीदना शुरू कर दिया, वॉल्यूम बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई, तो अपने आप घाटा कम हो जाएगा ना। जैसे कई लोग हैं, जैसे अंबानी जैसे हैं, तो क्या करते हैं, ये सबसे कम रेट में चीज़ें क्यों बेचते हैं, क्योंकि ज़्यादा है ज़्यादा लोग खरीद लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीद लेंगे तो क्या हो जाएगा, अपने आप जो भी है काम, जो भी उनको लॉस हुआ है वो सारा बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा पे खेलते हैं, ज़्यादा माल खेलते हैं, ठीक है, पूरा इंडिया जियो यूज़ कर रहा है, चाहे कम रेट है तो पूरा इंडिया कर रहा है, फिर भी ये अमीर बने रहेंगे। तो इसका मतलब है अगर वॉल्यूम बढ़ जाती है, लोग यूज़ करने वाले बढ़ जाते हैं, तो कुड मेकअप फॉर द रिजल्टेंट रेवेन्यू लॉस, तो आप कट भी कर देते तो रेवेन्यू का, तो अगर वॉल्यूम बढ़ती है तो आपको टैक्स उतना ही कलेक्ट हो जाएगा। जस्ट एज
उसी सेम तरह, जस्ट एज का मतलब सेम डिग्री पे, उतना ही होशियार है जितना वो है, जस्ट एज सेम, सेम डिग्री की बात करें अगर, अपटिक इन पेट्रोलियम कंजम्पशन, अगर ये जो पेट्रोल की कंजम्पशन है, लोग पेट्रोल भरवा रहे हैं अपनी बाइक कार में, अपटिक बढ़ता है, तो क्रिएट्स रूम, तो इस चीज़ के लिए भी एक स्पेस बनता है फॉर ए रेवेन्यू न्यूट्रल ड्यूटी। रेवेन्यू न्यूट्रल ड्यूटी का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू न्यूट्रल का मतलब होता है सरकार ने जो भी रेवेन्यू इकट्ठा करा है वो वापस, जो भी टैक्स इकट्ठा करा है वो वापस जनता के पास चला जाएगा। तो कैसे चला जाएगा? कुछ मैकेनिज्म लगाएंगे, रेट वगैरह कट करेंगे किसी चीज़ में, तो जनता को फ़ायदा हो जाएगा। तो कह रहे अगर पेट्रोल की कंजम्पशन ज़्यादा होने लग जाती है तो इससे एक स्पेस बनेगा रेवेन्यू न्यूट्रल ड्यूटी कट ऑन फ्यूल्स की भी, तेल पर भी क्या हो जाए, जो रेवेन्यू न्यूट्रल ड्यूटी कट का मतलब कि सरकार थोड़ा टैक्स कम लगाए। अगर टैक्स कम लगाएगी तो डिमांड बढ़ जाएगी पेट्रोल की, तो रेवेन्यू का न्यूट्रल रहेगा, ज़्यादा लॉस किसी को भी नहीं होगा। तो यही कह रहे हैं कि डिमांड बढ़ जाएगी, कंजम्पशन बढ़ जाएगी, तो अपने आप पेट्रोल पे इंटरेस्ट जो भी टैक्स लगाते हो वो कम कर सकते हो। द जीएसटी काउंसिल मस्ट बी रिकन्वीन। कन्वीन का मतलब होता है मीटिंग बुलाना, कन्वीन जो मीटिंग बुलाना, ठीक है। रिकन्वीन का मतलब दोबारा इकट्ठा होना पड़ेगा, क्योंकि अभी इकट्ठे हुए थे थोड़े दिन पहले, ठीक है। अनुराग ठाकुर, निर्मला सीतारमन, फोटो आई थी इनकी। रिकन्वीन का मतलब रीगैदर, रीमीट। जीएसटी काउंसिल मस्ट बी रिकन्वीन सून, तो इनको दोबारा से क्या कहते हैं, इकट्ठा होना चाहिए। टू टेकअप, टेकअप का मतलब होता है ब्रिंग, टू डू समथिंग, कुछ करना। टू टेकअप सच आइडियाज़, टू कुछ आइडिया को क्या करना चाहिए, सामने लाना चाहिए। ब्रिंग सच आइडियाज़, ठीक है। तो कुछ नया करने के लिए टेकअप वर्ड यूज़ होता है, कुछ ऑफर करने के लिए भी टेकअप यूज़ होता है। ठीक है, इनको इकट्ठा होना चाहिए इन आइडियाज़ पे वर्क करने के लिए, डील करने के लिए। टू प्रोड द इकोनॉमीज रीबाउंड, टू प्रोड द इकोनॉमीज रीबाउंड। टू प्रोड, प्रोड का मतलब क्या होता है? प्रोड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोड? मतलब प्रोड का मतलब होता है इनकरेज समवन टू टेक एक्शन, किसी को मतलब उसको इनकरेज करना, स्टिमुलेट करना कि वो एक्शन ले। ही वर्क्स ओनली व्हेन आई प्रोड हिम इनटू डूइंग, जब मैं उसे इनकरेज करता हूँ। तो कह रहे हैं इनको इकट्ठा होना चाहिए इन आइडियाज़ को डील करने के लिए। टू प्रोड द, ताकि टू प्रोड द इकोनॉमीज रीबाउंड। रीबाउंड का मतलब क्या होता है? रिकवर, इकोनॉमी की रिकवर को प्रोड करने के लिए। प्रोड का मतलब इनकरेज करने के लिए, इनकरेज मतलब बढ़े, इकोनॉमी की रिकवरी बढ़े, ठीक है। इनकरेज करने के लिए एक्शन ले, ताकि लोग अपार्ट फ्रॉम, इसके अलावा होल्डिंग द प्रोमिस स्पेशल सेशन। प्रोड का मतलब समझ गए? टू इनकरेज समवन, सिंपल मीनिंग क्या है? इंसाइट समवन, इनकरेज समवन, स्टिमुलेट समवन, ठीक है। ड्राइव का काम, ड्राइवर का काम करना एक तरह से। अपार्ट फ्रॉम होल्डिंग, इसके अलावा होल्डिंग द प्रोमिस्ड स्पेशल सेशन, जो इन्होंने प्रोमिस किया था उसे हो बना के रखें, होल्ड करके रखें। क्या प्रोमिस किया था? टू डिस्कस ऑल द ब्रूइंग कंसर्न रिलेटेड टू स्टेट्स कंपनसेशन। कह रहे हैं इसके अलावा जो इन्होंने प्रोमिस किया था, एक स्पेशल सेशन होगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे ब्रूइंग कंसर्न। एक तो ब्रू होता है बियर वगैरह बनाना, पर वो तो ये नहीं है। एक ब्रूइंग होता है, यूँ समझ लो, अगर कोई परेशानी ब्रू हो रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो धीरे धीरे डेवलप हो रही है। जो इनका कंसर्न स्टेट का कंपनसेशन का, वो धीरे धीरे जो डेवलप हो रहा है, उसके लिए एक स्पेशल सेशन लेकर आया जाए। पहले ब्रूइंग का मतलब समझ लो, फिर समझाता हूँ इस लाइन को अच्छे से। ब्रूइंग का मतलब क्या होता है? स्टार्ट टू डेवलप, स्टार्ट टू डेवलप, ठीक है। कुछ कंसर्न बढ़ते हुए, पार्टिसिपल का काम करेगा कंसर्न के लिए। ब्रूइंग का मतलब कुछ डेवलप होते रहना धीरे धीरे। कोई परेशानी हो रही है, ब्रूइंग हो रही है, तो इस चीज़ अबाउट टू हैपन, डेवलप होते रहना। अब ये स्टेट वाले क्यों परेशान है बेचारे? देखो, जब से ये जीएसटी आया है स्टेट वालों का घाटा हो रहा है, क्योंकि पहले ये अपने स्टेट लेवल पे टैक्स लगाते थे, अब ऐसा नहीं है। अब सरकार ने एक पूरा एक जीएसटी लगा दिया जिसमें सेंटर पैसा कलेक्ट करता है और स्टेट में बांट देता है, और कोई स्टेट अपना जो लोकल टैक्स लगाते थे वो नहीं लगता, ठीक है। सरकार, और जहाँ माल बनता था उस पर भी टैक्स लगाती थी स्टेट पर, अब वो भी हटा दिया सरकार ने। उन्होंने कहा जहाँ माल बनेगा वहाँ नहीं लगेगा टैक्स, जहाँ माल बिकेगा वहाँ उनको मिलेगा टैक्स, आधा बांट देंगे हम। तो इससे स्टेट्स को नुकसान हुआ है। तो स्टेट, और ये इन्होंने कहा था इस शुरू के सालों में जो भी स्टेट को नुकसान होगा उसका कंपनसेशन हम भरेंगे। तो ये वही चीज़ है। तो कह रहे हैं ऑल द ब्रूइंग कंसर्न रिलेटेड टू स्टेट्स कंपनसेशन, जो स्टेट्स को पेमेंट देनी है उसके जो कंसर्न है उसके लिए स्पेशल सेशन लेके आएंगे, उन्हें भी लेके आइए, उस प्रोमिस को भी होल्ड करिए। समझ गए? चलिए, डिलेइंग दिस, डिले करना, ये डिलेइंग यहाँ पर पार्टिसिपल का नहीं, ये जेरेंट का काम करेगा, ये सब्जेक्ट है। डिलेइंग दिस विल नॉट ओनली फोस्टर ग्रेटर मिसगिविंग्स। अगर इसे डिले करना, विल नॉट ओनली फोस्टर, फोस्टर के कई मीनिंग होता है, ये तो वर्ब है ना, विल के बाद V1। अगर ये फोस्टर पेरेंट्स भी होते हैं, स्टेप पेरेंट्स, ठीक है,
एडजेक्टिव का काम करे तो फोस्टर का मतलब होता है सौतेले माँ बाप, जो ब्रॉट अप करते हैं, ब्रिंग अप करते हैं, पालते हैं। पर फोस्टर का मतलब होता है इनकरेज करना, प्रमोट करना। कह रहे हैं इसे डिले करना विल नॉट ओनली फोस्टर ग्रेट मिसगिविंग, मिसगिविंग का मतलब मिसट्रस्ट, ट्रस्ट ना करना। इससे तुम क्या करोगे, मिसगिविंग को प्रमोट करोगे, जो मिसट्रस्ट को प्रमोट करोगे बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, बट ऑल्सो जो ट्रस्ट मिसट्रस्ट पैदा हो जाएगा, एक दूसरे विश्वास ना करना स्टेट और सेंटर में, बट ऑल्सो मेक इट टफ फॉर स्टेट्स, और ये और ज़्यादा टफ बना देगा स्टेट्स के लिए टू प्लान देयर बोरोइंग्स फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर, कि वो अपनी बोरोइंग जो उधार लेना है उन्होंने स्टेट को चलाने के लिए, वो कैसे प्लान करेंगे बाकी बचे हुए साल के लिए, ये भी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, क्लैरिटी इज ऑल्सो नीडेड अर्जेंटली ऑन, क्लैरिटी की ज़रूरत है अर्जेंटली, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ऑन, व्हेन, कब, 1.58 लाख करोड़ जो कंपनसेशन देना है ना सरकार ने, लगभग इतना कंपनसेशन स्टेट को देना है जो नुकसान होता है स्टेट का जीएसटी के कारण हर साल, तो ये कहाँ से देगी, है नहीं सरकार पैसा, ये उधार लेती है। फिर कह रहे हैं क्लैरिटी इज ऑल्सो नीडेड अर्जेंटली ऑन व्हेन द 1.58 लाख करोड़ ऑफ बैक टू बैक बोरोइंग्स फॉर स्टेट्स, ये जो इतने करोड़ की बैक टू बैक एक के बाद एक जो इन्होंने उधार लेना है बैक टू बैक स्टेट्स के लिए, इन ल्यू का मतलब होता है इंस्टेड ऑफ कंपनसेशन ड्यूज, इंस्टेड ऑफ कंपनसेशन ड्यूज मतलब कंपनसेशन ऑफ ड्यूज का मतलब है स्टेट के लिए उधार लेना है क्योंकि ताकि वो स्टेट को दे सके, इंस्टेड ऑफ कंपनसेशन ड्यू, कंपनसेशन ड्यू का मतलब है जो पेमेंट करनी थी, ड्यू का मतलब पेमेंट, बकाया, बकाया तो नहीं है, ड्यू का मतलब पेमेंट है, कंपनसेशन की है जो पेमेंट, ड्यू होता है बकाया, DUE। तो कह रहे हैं जो कंपनसेशन पेमेंट देनी थी किसकी बजाय, इंस्टेड ऑफ लिख दो बस यहाँ पहले, इंस्टेड ऑफ, तो कह रहे हैं जो बैक टू बैक बोरोइंग खरीद रही है स्टेट्स के लिए किसकी बजाय, जो कंपनसेशन पेमेंट देनी थी उसकी बजाय ही, जैसे मैं कहूँ बुक की बजाय पैसे दे दो, तो कंपनसेशन की बजाय उधार ले रहे हैं स्टेट्स के लिए, एक ही बात होगी। विल बिगिन किसके लिए आया है, बोरोइंग्स, व्हेन द 1.5 लाख करोड़ ऑफ बैक टू बैक बोरोइंग्स, ठीक है, इसके लिए आया ये वर्ड 1.5 लाख करोड़ ऑफ बैक टू बैक बोरोइंग्स, इतने करोड़ की बैक टू बैक बोरोइंग्स विल बिगिन, कब शुरू होगी ये, ठीक है, ये कह रहे हैं कब शुरू होगी इस चीज़, इसकी उधार लेना कब शुरू करोगे ताकि स्टेट को कंपनसेशन दे सको। इफ़ द सेंटर प्लान्स टू रेज 5,000 करोड़ अ वीक, अगर सेंटर प्लान करती है कि 5,000 करोड़ एक हफ्ते में रेज करना, रेज मतलब उठाना लेना एक हफ्ते में, लाइक इट डिड लास्ट ईयर, जैसे कि इन्होंने लास्ट ईयर किया था, एक हफ्ते में 5,000 करोड़ उधार लिए जैसे भी इन्होंने उठाए कहीं से, इट विल टेक रफली 32 वीक्स टू कंप्लीट सच बोरोइंग्स, तो कह रहे हैं लगभग कितने 32 वीक लग जाएंगे इस तरह की बोरोइंग्स को कंप्लीट करने में, पैसा उधार लेने में। सो एनी डिले बियॉन्ड अर्ली अगस्त, अगर कोई भी डिले करते हो बियॉन्ड अर्ली अगस्त से आगे जाके, बस अर्ली अगस्त तक ही कर लो जो करना है, उससे आगे मत जाना, बियॉन्ड उससे मत जाना, कोई भी डिले होती है मे नॉट बी वायबल, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। वायबल का मतलब वर्केबल नहीं है, प्रैक्टिकेबल नहीं है, फिजिबल नहीं है, इससे कोई सक्सेस नहीं मिलेगी। वायबल वो होता है ऐसे प्लान जो सक्सेस ले आए। आगे इतनी आज, थैंक यू।